नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। कांग्रेस पार्टी ने आज से मनरेगा को खत्म किए जाने के विरोध में 25 फरवरी तक का एक महासंग्राम आज से शुरू किया है। देश भर में इसका विरोध होगा और लगातार कई सम्मेलन होंगे, सभाएं होंगी। लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से जो एक रोजगार की गारंटी ग्रामीण इलाकों में लोगों को मिली हुई थी, सरकार ने उसको खत्म कर दिया है। और इधर जिस तरीके से एसआईआर पर लगातार तमाम सवाल उठ रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में फिर उस पर सुनवाई होनी है। एसआईआर को लेकर 12 राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है, ड्राफ्ट सूची तैयार कर ली है चुनाव आयोग ने। करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूचियों से कट गए हैं। जिनके कटे हुए हैं वो इधर उधर परेशान हो रहे हैं कि हमारा नाम कैसे कट गया, क्यों कट गया, अब जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, इन सब चीजों को लेकर के बीजेपी के लोग भी परेशान हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में खासकर उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहां दिल्ली में जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, उस पर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे यहां पर आधी रात को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हुए मस्जिद के आसपास के इलाकों में बुलडोजर चला दिया गया और लोगों को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया, अपना पक्ष रखने तक का मौका नहीं दिया गया। वहां अभी भी बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। इन सारी चीजों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस समय उठ रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उठ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों का, आरोपों का, अपमान का जवाब प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं। पहले बात करते हैं किस तरीके से आज मनरेगा को लेकर कांग्रेस पार्टी का अभियान जो शुरू हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्टर भी जारी किया है कि आज 8 जनवरी से 25 फरवरी तक लगातार इसको लेकर देश भर में तमाम कार्यक्रम होंगे। लेकिन एक जो बड़ा सवाल है कि अमलेंदु जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक, और अब तो उन्होंने वो सारी बातें सही साबित कर दी जो सुब्रमण्यम स्वामी उसी समय कह रहे थे कि देश के विदेश मंत्री इन्विटेशन लेने के लिए वहां 2 हफ्ते तक वहां पर डेरा डाले हुए थे। वो बात अब ट्रंप ने खुद कह दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने नहीं बुलाया, उसके बावजूद वो हमसे मिलने के लिए अनुमति मांग रहे थे। हाँ बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया। और समीर जी, ये तो सीधा सीधा व्यक्तिगत अपमान भी है प्रधानमंत्री का। मतलब सिर्फ इतना नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत का ही अपमान कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत अपमान भी कर रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या मजबूरी है कि उन्हें ट्रंप के सामने इतना झुकना पड़ रहा है, ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है। क्योंकि आप 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, एक संप्रभु राष्ट्र के आप प्रधानमंत्री हैं, एक मजबूत राष्ट्र के आप प्रधानमंत्री हैं, और आप जो है इतना झुके चले जा रहे हैं और आपकी तरफ से कोई खंडन नहीं आ रहा है जी। सबसे बड़ी बात यह समीर जी कि इस मामले पे कोई खंडन नहीं आया। एक तो जो उन्होंने ट्रंप ने कहा कि साहब वो मुझको खुश करना चाहते हैं, इस पर भी आपका कोई जवाब नहीं आया। और अब जब कहा जा रहा है कि आप जब गए थे अमेरिका तो आपने कहा कि साहब मैं आ सकता हूँ क्या प्लीज, इस तरीके की बात है। तो ये इस पर आपकी तरफ से कोई खंडन क्यों नहीं आ रहा है, इसको लेकर सवाल जो काफी ज्यादा उठ रहा है। लेकिन समीर जी, इसके साथ साथ जिस तरीके से कांग्रेस ने एक ट्वीट भी किया है, और वो जो वहाँ के पोलैंड के विदेश मंत्री जो वो एस जयशंकर की मौजूदगी में कह रहे हैं कि मुझे संतोष है कि भारत ने रूस से तेल लेना कम कर दिया है। सीधे सीधे कह रहे हैं कि अमेरिका के दबाव में भारत फैसले ले रहा है, सीधे सीधे ये जो है आ रहा है। और कल जो बिल पास हो गया है वहां अमेरिका में, और ट्रंप को शक्तियां मिल गई हैं 500% तक का लगाने की। अब वो कह रहे हैं कि जो भी रूस से तेल खरीदेगा हम 500% तक का टैरिफ लगाएंगे। इस पर भारत की चुप्पी जो है वो सवाल खड़े कर रही है, और विपक्ष जो लगातार यही सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। विदेश नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी नीति नहीं है, ये देश की नीति है। तो ये आपको देश को भरोसे में लेकर तैयार करनी पड़ेगी, और आप देश में बात करना नहीं चाहते हैं। इसको लेकर लगातार समीर जी सवाल पूछा जा रहा है। जी बिल्कुल पूछा जा रहा है। और देखते हैं वो कांग्रेस पार्टी का ट्वीट, और उसमें पोलैंड के विदेश मंत्री का वो बयान भी शामिल है, जो वहां देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने वो ये बात कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने लिखा है कि मुझे संतोष है कि भारत ने रूस से तेल लेना कम कर दिया है। पोलैंड के विदेश मंत्री ने यह बात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने कही। इस बयान से साफ है कि मोदी ने ट्रंप को खुश करने के लिए रूस से तेल लेना बंद किया। अब भारत की विदेश नीति व्हाइट हाउस से तय हो रही है। शर्मनाक ये बात, यही चीज पूछी जा रही है। वो चाहे मामला ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने का हो, चाहे यहां पर रूस से तेल अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीदना कम करना हो, या फिर और फैसले करना हो। और प्रधानमंत्री खुद
डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की अनुमति मांग रहे हैं। अब यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा आप बड़ा फैसला करने जा रहे थे देश के हित में कि आपको तुरंत तत्काल मिलने की जरूरत थी अमेरिका के राष्ट्रपति से। और यह सवाल लगातार ये पूछा जा रहा है। बिल्कुल लगातार पूछा जा रहा है। और ठीक ये समय वही था समीर जी, जिस समय वहां से हमारे नागरिक जो थे हाथों में हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर मालवाहक जहाज से भेजे जा रहे थे, बिल्कुल अपमानित करके भेजे जा रहे थे। और उसको ट्वीट किया जाता ये एलियन पकड़ लिए गए हैं, एलियन को जो भेजा जा इनके साथ यही शुरू किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी के शब्द से एक मतलब मुख से एक शब्द जो था वो नहीं निकला था ट्रंप के सामने। ब्रिक्स देशों को लेकर भी ट्रंप ने वो उसी समय टिप्पणी की थी और प्रधानमंत्री खामोशी के साथ सुनते रहे थे। तो ये सब जिस तरीके से सामने आया तो इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश की गरिमा गिरा रहे हैं, ये विपक्ष का आरोप। जी बिल्कुल। और इधर आप जो आज से मनरेगा को लेकर उसमें कांग्रेस पार्टी का वो पोस्टर हम लोग देखते हैं और उसमें उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बयान भी ट्वीट किया है 20 साल पहले का, जब ये योजना शुरू की गई थी, कि मोदी मनरेगा पर बुलडोजर चलाकर गरीबों के हितों पर हमला कर रहे हैं, मगर हम इस अन्याय के खिलाफ सड़क से संसद तक लड़ेंगे। मनरेगा बचाओ संग्राम 8 जनवरी से 25 फरवरी 2026 तक, यानी 25 फरवरी तक ये लगातार ये अभियान कांग्रेस पार्टी का चलेगा मनरेगा के खिलाफ। जिस तरीके से मनरेगा को हटाकर एक नई स्कीम विकसित भारत जी राम जी नाम से लाई गई है, तो ये उसको लेकर एक बड़ा पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर रखी थी और आज से उसकी अब शुरुआत हो गई है। यानी मोदी मनरेगा पर बुलडोजर, और बुलडोजर यहां पर योजनाओं पर भी चल रहे हैं, इमारतों पर चल रहे हैं और लोगों के घरों पर चल रहे हैं, आशियानों पर चल रहे हैं, लोगों की दुकानों पर चल रहे हैं, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कार्रवाई के। ये वहां के लोगों का आरोप है। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर उसको लेकर कई प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और अभी भी वहां बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है, स्थानीय नेताओं का भी कहना है कि न तो किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया, न कोई नोटिस दिया गया और आधी रात को यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं, विरोध हो रहा है, लेकिन वहां पर कार्रवाई अभी भी जारी है। पूरा उस इलाके को समतल कर दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, उस पूरे इलाके को समतल कर दिया जा रहा है और ये इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं जो हैं वो व्यक्त की जा रही हैं और पूरे देश भर से इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन जो जारी है और किसी भी तरीके से उस पर कोई जो है वो रोक लगना अभी तक उस पर मतलब नहीं है और ये साफ तौर पर समझा जा रहा है कि किस तरीके से वहाँ इसको लेकर काम जो चल रहा है। और ये फैज इलाही मस्जिद है तुर्कमान गेट के पास, ये वहाँ से जो है इसको लेकर विजुअल्स भी वहाँ से एसटी हसन है, विजुअल्स भी हम देखेंगे किस तरीके से आज भी वहां पर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है। वो तस्वीरें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से अभी भी वहां तोड़फोड़ के बाद भी वहां उसको अब समतल किया जा रहा है इलाके को। लेकिन इतने लोगों को वहां से बेघर कर दिया गया, लोगों की दुकानें थी उनको खत्म कर दिया गया, कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। और रात को जब लोगों ने उसका विरोध किया तो उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। तो समाजवादी पार्टी के सांसद है एसटी हसन, मुरादाबाद से पूर्व सांसद है, उन्होंने इसको लेकर प्रतिक्रिया जताई है और कहा है कि आप बिना कोई कानूनी प्रक्रिया का पालन किए लोगों का घर आधी रात को तोड़ देंगे तो क्या लोग विरोध भी नहीं करेंगे? और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई हो रही है। ये वो विजुअल्स हैं जो आज भी वहां अभी इस तरह की कार्रवाई चल रही है तुर्कमान गेट के आसपास और इसको अतिक्रमण के नाम पर इसको कहा जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ये सारी जो वहां पर इमारतें हैं, जो कुछ वहां पर निर्माण है वो 100 साल पुराने हैं, उनको अब अचानक उसको एक अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा है। सुन लेते हैं एसटी हसन क्या कह रहे हैं। देखिए 100 साल पुरानी मस्जिद और उसकी दुकानें अतिक्रमण के नाम के ऊपर उत्पीड़न जो किया जा रहा है, तो आदमी कब तक आंदोलन नहीं करेगा। हम ये समझते हैं कि बहुत सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। अगर यूनिवर्सल हो, एक सी कार्रवाई हो हर जगह, तो आदमी को सब्र आ जाता है। लेकिन जब एक सी कार्रवाई नहीं होती है और खासतौर से धार्मिक स्थलों के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाई होती हैं जो लोगों की भावनाओं से भी जुड़े होते हैं और लोगों की आस्थाओं से भी जुड़े होते हैं, अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। तो ये पत्थरबाजी और ये सब की कब तक लोग बर्दाश्त करें? कब तक इस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और मदरसे और बाकी चीजें? क्या कल को जामा मस्जिद दिल्ली का भी कोई प्रमाण तो है नहीं।
कोई उनकी प्रॉपर्टी का कोई लिखित आधार तो है नहीं, वो भी अवैध होगी। उसका कोई नक्शा पास नहीं है, वो भी अवैध होगी। कल को ये जामा मस्जिद दिल्ली शाही मस्जिद को भी गिराने पहुंच जाए तो क्या इनसे क्या भरोसा है। मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने सारी हदें पार कर दी। एमसीडी का कहना है कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, 17 बुलडोजर लगाए हैं। देखिए, अगर जनता सड़कों पर उतर आई तो हालात बहुत काबू से बाहर हो जाएंगे। उन्हें बहुत सोच समझ के और ईमानदाराना तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, जो जायज है बस वो करें। इसके अलावा पुलिस भी कह रही कि उपद्रवी जो थे उनकी पहचान की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपद्रव पे उकसाया किसी ने, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई नाजायज अतिक्रमण हुआ है तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी मौजूदगी में ये सब हो गया। अब 100 साल पहले के अधिकारी को कहां से ढूंढेंगे, उसकी तो राख का भी पता नहीं होगा। आधी रात को जाने की जरूरत क्या थी? आप तो खुद उकसा रहे हैं लोगों को और लोग आपके जाल में फंस रहे हैं। कार्रवाई करेंगे, आप जेलों में भेजेंगे, बरसों मुकदमे चलेंगे, घर बर्बाद होंगे और अगर ज्यादा होगा तो आप गोली भी चला देंगे। कौन देख रहा है? आप तो भाई तानाशाह हैं, जो चीज चाहे करें। देखिए, हमें तो उम्मीद यही थी कि तकरीबन 3 करोड़ वोट काटे जाएंगे। तो ये उससे बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसल्लिमों की दुश्मनी की वजह से इस तरह से अगर कर रहे हैं तो इसका बड़ा खामियाजा और बड़ा विरोध होगा। क्या जब लोगों के घर तोड़े जाएंगे तो क्या कोई विरोध भी नहीं करेंगे? और आप इस तरीके से अवैध अतिक्रमण ये सारी चीज़ें बता देंगे तो फिर बहुत सारी इमारतें वहाँ पर अवैध निकल आएंगी। पुराना शहर है, पुराने इलाके हैं, वहाँ तो कई ऐसी इमारतें हैं 150, 200, 250 साल पुरानी। हाँ बिल्कुल, 150, 200, 250 साल पुरानी, क्या 500 साल पुरानी इमारतें भी हैं। अच्छा, सवाल ये है कि अगर ये एमसीजी कह रही कि नक्शा पास नहीं हुआ पहले, तो 100 साल पहले क्या एमसीजी ने नक्शा पास नहीं हुआ तो उस समय बनने दिया था? तो सवाल ये है कि एमसीजी का अधिकार क्षेत्र कब से है और कब से बिल्डिंग बनी हुई है। तो कल को ये कोई दूसरा यहाँ बन जाए, अथॉरिटी बन जाए और वो कहने लगा था हमसे परमिशन नहीं लिया आपने बनाने से पहले, चीज़ बनी हुई 1000 साल पहले से आप हुए आज, तो ये किस तरीके से कर सकता है? तो ये जो एसकेएसन कह रहे हैं वो एसकेएसन की बात अपनी जगह ठीक है, वो एक राजनीतिक दल के नेता हैं, लेकिन एक सामान्य समझ जो है, कह रहे हैं कि वहां पर जो प्रतिरोध हुआ, जो कुछ विरोध हुआ, जो लोगों ने पत्थरबाजी की जैसा कहा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं, तो कह रहे हैं इसके लिए उकसाया किसने? आधी रात को आपको ये कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी? आप वैध तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी। बिल्कुल। और ये सवाल ये कि क्या आपने इससे पहले नोटिस वगैरह दी? हमें नहीं मालूम कि नोटिस दिया कि नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप अतिक्रमण भी हटाएंगे तो नोटिस आप देंगे, तो नोटिस दिया गया कि नहीं दिया गया, कब दिया गया नोटिस, ये सारी बातें भी हैं। और सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि आपके आदेश की, अगर आपकी नाक के नीचे दिल्ली में ही इस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं 2 किलोमीटर दूर पर ही सुप्रीम कोर्ट से, तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि आपका आदेश जो है वो किस तरीके से एमसीडी जो धज्जियां उसकी उड़ा रही है और आप उसको देख रहे हैं। चूंकि अब तो ये कहा जा चुका है कि अखबार में जो छप जाता है उस पर नोटिस इशू नहीं किया जा सकता। ये तो सीसीआई हमारे जो है सूर्यकांत जी उन्होंने कह दिया था एसआईआर पर सुनवाई के दौरान, तो अखबारों में खबर छप रही है, टीवी चैनल से इसको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट तो देखता नहीं है तो उसे मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन ये सारी चीजें, और ये भी कहा जा रहा है कि ये सारी कार्रवाइयां जिस तरह से तमाम मोर्चों पर बीजेपी की सरकारें गिरी हुई हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से गिरे हुए हैं, उधर मध्य प्रदेश में पानी के मुद्दे पर इंदौर में जिस तरह से दर्जनों लोगों की जान जा रही है, यहां उत्तराखंड में जिस तरह से पूरी सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खुल रही है, उन सारे मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की ये कोशिशें हैं ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो। अब इस समय कांग्रेस के नेता है पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिल्ली में, इंदौर में जो कुछ हुआ और उसके बाद वहां पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस का लगातार ये अभियान चल रहा है। कई और जगहों से भी गंदे पानी जो लोग पी रहे हैं उसकी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा। इस समय दिल्ली में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पूछें तो कैलाश विजयवर्गीय की भाषा आपने सुनी, बदतमीजी, गाली गलौज, आदत ही खत्म हो गई पत्रकारिता की इन लोगों को। ईमानदार पत्रकारिता की आदत, नरेंद्र मोदी ने उस आदत की हत्या कर दी है। आप लोग अब पूछ ही नहीं सकते हैं, पूछते हैं तो यह जवाब मिलता है, ये गालियां सुननी पड़ती हैं आप लोगों को। मुझे बड़ा बुरा लगता है आप लोगों के लिए, लेकिन लड़ना पड़ेगा, सवाल फिर भी पूछने पड़ेंगे। विजयवर्गीय तो गाली देते हैं, मोहन यादव
गाना गा रहे हैं, मस्ती में चूर हैं। और अजीब सा कि अंतर्कलह है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में दिखती है, जिसका खामियाजा छोटे छोटे बच्चों को, 6 महीने का बच्चा भी उसमें शामिल है, को भुगतना पड़ रहा है। मेयर कुछ कहता है, मंत्री कुछ और कहता है, मुख्यमंत्री गाना गाता है। यह हाल मध्य प्रदेश का बना हुआ है, जहां 18 महीने छोड़ दीजिए कमलनाथ जी की जो सरकार आई थी, पिछले कई सालों से लगातार इनकी सरकार है। और जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी की एक रिपोर्ट है, वो बता रही है कि 70% पानी भारत का दूषित हो चुका है। हमें और आपको अलग अलग विवादों में व्यस्त रखने के पीछे की साजिश यह है कि असली मुद्दे, मिलावट के मुद्दे, दवाइयों में मिलावट के मुद्दे, कफ सिरप के मुद्दे, जहरीले पानी के मुद्दे, ये सब मुद्दे सामने न आए, मेन स्ट्रीम में ना आए, डिबेट्स का हिस्सा न बने, राजनीतिक विमर्श का हिस्सा न बने। हजारों करोड़ खर्च किए गए, हर जल योजना, हर घर जल योजना, घर घर जल योजना। ये घर घर जल नहीं था, माफ कीजिएगा, घर घर मल योजना थी। हम सब के पानी में मल आ रहा था। यह हालत थी इंदौर की, यह हालत कई शहरों की है। इंदौर का तो सामने आ गया, और सवाल अभी भी इंदौर में ऐसे हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिल रहा। मैं अभी सवाल पूछूंगा। सीधी सीधी जिम्मेदारी ये उन लोगों की है जो लच्छेदार नारे देते हैं, तमाशबीन बनते हैं, हम सबको व्यस्त रखते हैं, हम सब में विवाद पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री की सीधी सीधी जिम्मेदारी है। लगातार जब मुंह खोलते हैं, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं हर जगह हर घर में पानी भिजवा रहा हूं। ये भिजवा रहे हैं आप, हजारों करोड़ खर्च करके। एडीबी से पैसा आया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इसी काम के लिए आया। कौन करेगा उसका ऑडिट? क्या हिसाब किताब क्या है उस पैसे का? कहां गया वो पैसा अगर बच्चे मर रहे हैं तो? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मेयर, मंत्री, कोई तो जिम्मेदारी लेगा या कोई नहीं लेगा? अब आपको मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बता रहा था। 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण 2003 में मिला भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, इन शहरों को कवर करने के लिए। उस पैसे का क्या हुआ? यह सवाल आपको पूछना होगा, हमें पूछना होगा। भले कैलाश विजयवर्गीय जैसे गाली देने वाले लोगों का सामना करना पड़े, वो गाली दें, लेकिन यह सवाल हमें पूछना होगा ताकि और बच्चे न मर सके। इतनी बड़ी राशि एडीबी ने दी है आपको, जिस काम के लिए दी है। आप ये ठेके निकाल के फिर रुक जाते हैं, इंतजार करते हैं कि सबसे बड़ी कमीशन कौन देगा। अब एक और जानकारी हमारे सामने आई कि सवाल हम पहले पूछेंगे क्योंकि जानकारी है हमारे पास, लेकिन हम जवाब सरकार से मांगना चाहते हैं कि क्या इंदौर में जो दूषित पेयजल से मौतें हुई, उन मामलों में वाटर सैंपल्स और प्रभावित नागरिकों के स्टूल सैंपल की कल्चर जांच हुई या नहीं हुई? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगले सवाल से आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्यों पूछ रहा हूं मैं। अगर जांच कराई गई है तो हैजा का बैक्टीरिया क्या उसमें मिला या नहीं मिला? ये आज प्रेस वार्ता करने की जरूरत इसलिए पड़ी, आप लोग चर्चा कर रहे थे इंदौर की, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे थे। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। सरकार क्या छिपा रही है, ये जनता को जानने का हक है। मध्य प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश की जनता को जानने का हक है। हैजा का बैक्टीरिया मिला या नहीं, यह हम सरकार से मांग कर रहे हैं। इसका जवाब दें, लिखित में दें, आप सबके सामने दें, बिना गाली दिए दें। वाइब्रो कॉलेरा की अगर पुष्टि हुई, यह हैजा का बैक्टीरिया होता है, अगर पुष्टि हुई तो क्या इन मामलों को आईडीएसपी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के अंतर्गत विधिवत नोटिफाई किया गया है या नहीं? क्योंकि भारत में हैजा एक नोटिफाइबल डिजीज है। क्या इसकी नोटिफिकेशन हुई है या नहीं? ये हमारा तीसरा सवाल है। हमारा चौथा सवाल है, क्या हैजा से संबंधित मामलों, मौतों की सूचना राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर को दी गई या नहीं दी गई? कॉरेस्पॉन्डेंस सामने लाइए। आप दोनों के बीच में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है वो सार्वजनिक कीजिए। बहुत कुछ छिपाया जा रहा है साथियों। क्या इस हैजा की गंभीरता को देखते हुए इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 के अंतर्गत WHO को नेशनल IHR फोकल पॉइंट के माध्यम से सूचित किया गया या नहीं? और किया गया तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस भी आप सार्वजनिक कीजिए। ये बहुत मौलिक सवाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। दे अफेक्ट the lives of millions of Indians, not just people from Madhya Pradesh, not just innocent children of Madhya Pradesh or Gandhinagar or Greater Noida, as you can see in this video, or Haryana, as you can see in this video, or Delhi, which I referred to when I quoted my colleague Sadhna Bharti. These are fundamental questions that demand an answer. You cannot hide behind slogans of Swachh Bharat, you cannot hide behind slogans of Har Ghar Jal Yojana, you cannot hide behind slogans of smart cities, while the truth is that you borrowed from the Asian Development Bank money which was meant to replace old pipelines. You failed to do it. You deliberately failed to do it, as I showed to you an evidence of how the tender was finalized, and yet तो वहाँ पर ये तमाम जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनसे कैसे ध्यान भटकाने की कोशिश होती है, लेकिन बहुत से मोर्चों पर घिरी हुई है। और ध्यान भटकाने की एक कोशिश ये भी होती है और विपक्षी नेताओं को डराने और धमकाने की भी जो आरोप लगते हैं सरकार पर, कैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। और जांच एजेंसियां, इतने सारे मामलों में जब सरकार घिरी है तो जांच एजेंसियां भी हरकत में आ गई हैं। और किस तरीके से हरकत में आ गई हैं? अब हरकत का सेंटर भी पश्चिम बंगाल है, क्योंकि आने वाले दिनों में वहां चुनाव होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो अब जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले होते हैं वहाँ ईडी सक्रिय हो जाती है। ये तो हम लोग देखते आ रहे हैं पिछले 10-11 सालों से। अब चूंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव है तो ईडी वहाँ सक्रिय हो गई है। और वहाँ जो आईपैक है, जो एक मतलब मीडिया कंपनी है, मीडिया कंपनी के लिए बल्कि पॉलिटिकल कैंपेन जो चलाती है, उसके जो डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, उनके घर पर जो है वो छापा ईडी इस समय डाल रही है साल्ट लेक में, कोलकाता में। और ममता बनर्जी जो है वहाँ पहुंची हैं जिस समय छापा पड़ रहा है, ठीक उसी समय वहाँ तो वो छापा जो पड़ रहा है उसके विजुअल हम लोगों के पास हैं। वहाँ ईडी की जो टीम पहुंची है वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो ईडी अपने काम पे, इसका मतलब लग गई है चुनाव से पहले। तो जो नारा लगता है कि जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, तो हर चुनाव से पहले जो है वो जब जब मोदी जी को डर लगता है तो ईडी को आगे कर देते हैं। और ये कैंपेन पिछली बार तृणमूल कांग्रेस का कैंपेन भी इसी कंपनी के उसमें था, और इस कंपनी के जरिए तृणमूल कांग्रेस ने का जो चुनाव प्रचार अभियान था वो किया था। तो उनके प्रतीक जैन के घर पहुंची हैं ममता बनर्जी जिस समय ये छापेमारी हो रही है। छापेमारी के विजुअल्स भी हैं, एक बार देखते हैं। कोलकाता के साल्ट लेक में ये छापेमारी की गई है। जो आईपैक के प्रमुख हैं उनके घर पर किस तरीके से ये छापेमारी हो रही है, यानी सक्रिय हो गई हैं जांच एजेंसियां पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहां पर चुनाव अब आने वाले दिनों में होने वाले हैं। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग किस तरीके से घिरा हुआ है, उन सब को दरकिनार करते हुए अब एक और नई चीज यानी जांच एजेंसियों की सक्रियता भी बढ़ गई है। इन्हीं सारी वजहों से ये कहा जाता है कि कैसे सरकार के लिए, सरकार के दबाव में ये जांच एजेंसियां काम करती हैं। ये विजुअल्स हैं उस साल्ट लेक के, वहां प्रतीक जैन के घर के। हाँ बिल्कुल, ये वहाँ के विजुअल्स से हम लोग इसको देख रहे हैं। और ये साल्ट लेक जो कोलकाता का है वहाँ है, और उनके घर पे जो है छापेमारी हो रही है और ममता बनर्जी भी वहाँ पहुंच गई हैं। तो वहाँ कुछ टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, हालांकि चूंकि केंद्रीय बल है तो टकराव क्या होगा, लेकिन मुख्यमंत्री का अपना अधिकार क्षेत्र है, वो वहाँ पहुँच सकती हैं, तो पहुँच रही है। तो अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ अब क्या कार्रवाई ईडी करती है, ये भी देखने वाली बात होगी समीर जी। चूंकि सरकारी काम में बाधा डालने की बात कही जाती है कि नहीं कही जाती है, बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। लेकिन हाँ ये साफ है कि ममता बनर्जी जमीन पर दिख रही हैं
संघर्ष। उसकी केवल विरोध ही नहीं कर रही हैं, आलोचना नहीं कर रही हैं जांच एजेंसियों की जो कार्यशैली है, बल्कि वहां ईडी की छापेमारी, उनका ये मानना है कि ये राजनीतिक रूप से ये छापेमारी की जा रही है, राजनीतिक विद्वेष की वजह से। अब आईपैक पर छापेमारी के पीछे क्या राजनीति होगी, ममता बनर्जी का कोई बयान आएगा तो जरूर बताएंगे, लेकिन वो वहां पर उसके जो डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, उनके घर पर पहुंची हैं छापेमारी के दौरान ही। तो क्या कुछ इसमें आगे होता है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर है कि आईपैक जो कंपनी है, चुनाव प्रचार के अभियान कैंपेन करती है चुनाव से जुड़े हुए राजनीतिक दलों के लिए, उस कंपनी के डायरेक्टर के घर पर ईडी की छापेमारी की जा रही है। ईडी की छापेमारी हो, ईडी की कार्रवाई हो, इनकी कार्यशैली चाहे हाई कोर्ट्स हो अलग अलग राज्यों के, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, किस तरीके से इनका काम होता है, कितनी परिपक्वता से काम करते हैं और कितना इनकी जो कार्रवाइयां हैं उसमें दमखम होता है, वो इनका जो सक्सेस रेट है उसी से पता लगता है। बार बार वहां पर ईडी हो चाहे सीबीआई हो, इनको फटकार खानी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से भी कई बार और कई राज्यों के हाई कोर्ट से भी, लेकिन ये कार्यशैली इसी तरह की है जो विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार के दबाव में विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए तो ये कार्रवाई अब पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है, वो साफ दिखाई पड़ रही है। बहरहाल ममता बनर्जी वहां पहुंची हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। वहां पर प्रतीक जैन के घर पर आगे कुछ अगर उनका बयान आता है तो जरूर दिखाएंगे, लेकिन वही बात पवन खेड़ा कह रहे हैं कि कैसे तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाया जाता है और ईडी सीबीआई को इसीलिए आगे किया जाता है कि एक तो विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए, परेशान करने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए, और दूसरी ओर जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे इसके लिए। हाँ बिल्कुल, जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। विपक्षी आरोप लगा भी रहा है कि जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके तो इस कहीं बुलडोजर चलवा दो, कहीं झगड़े करा दो, कहीं कुछ करा दो, इस तरह की चीज़ें करते रहो और ज़रूरी मुद्दों से ध्यान हटे। और सबसे बड़ा इस समय ज़रूरी मुद्दा जो है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से प्रधानमंत्री भारत का अपमान कर रहे हैं उसके खिलाफ कुछ बोलना ना पड़े, ये समझा जा सकता है। और कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है, पोलैंड के विदेश मंत्री का कि साहब एस जयशंकर के सामने उन्होंने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, बंद कर दिया है, इसको लेकर उन्हें संतोष है। तो ये सीधे सीधे जयशंकर की मौजूदगी में जब कहा जा रहा है, ये ट्वीट भी बिल्कुल ये ट्वीट है कि यहाँ पर मुझे संतोष है कि भारत ने रूस से तेल लेना कम कर दिया है। पोलैंड के विदेश मंत्री ये बात कह रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि इस बयान से साफ है कि मोदी ने ट्रंप को खुश करने के लिए रूस से तेल लेना बंद किया। अब भारत की विदेश नीति व्हाइट हाउस से तय हो रही है और कोई जवाब, ये हैरानी की बात है अमलेंदु जी, कि कोई जवाब सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से या फिर विदेश मंत्री की ओर से कोई जवाब इसका नहीं आ रहा है, कोई ट्वीट नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं कि मुझसे आते हैं और सर मैं आपसे मिल सकता हूं क्या? इस भाषा में, इस अंदाज से प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हैं। भारत के किसी प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि दुनिया में किसी भी देश का आधिकारिक रूप से इस तरीके से बात नहीं करता होगा। ये एक कर्टेसी होती है डिप्लोमेसी की। हाँ बिल्कुल, ये डिप्लोमेसी की कर्टेसी होती है और डिप्लोमेसी कर्टेसी जो है समीर जी, वो भी नहीं निभाई जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं निभाए जा रहे हैं। यूएन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हुआ है और खुद अब ट्रंप साहब ने घोषणा कर दी है कि 66 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं, जिसमें 33 जो है यूएन से जुड़ी संस्थाएं हैं, उनसे अमेरिका बाहर हो गया है और एक संस्था जो है वो इंटरनेशनल सोलर की एसोसिएशन जो है जिसका भारत नेतृत्व करता है, उससे भी ट्रंप साहब जो है उन्होंने अमेरिका को अलग होने का आदेश दिया, यानी 66 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अलग हो गए हैं। यूएन के जो मानवाधिकार उच्चायुक्त हैं वोल्कर टर्क, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये मानवाधिकारों का हनन है और किसी भी एक संप्रभु राष्ट्र का चुना हुआ राष्ट्रपति जो है आप उसको इस तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसका अपहरण नहीं कर सकते। गिरफ्तार तो ये कह रहे हैं, लेकिन वो तो आप अपहरण कैप्चर कर लिया, गिरफ्तारी तो आपके अधिकार क्षेत्र में होगी ना जी, लेकिन आप तो बाहर जाकर कर रहे हैं, तो ये अपहरण है। और यही तो उन्होंने कहा भी है, वेनेजुला के जो राष्ट्रपति हैं मादुरो, उन्होंने वहाँ अदालत में, न्यूयॉर्क की अदालत में कहा कि मेरा अपहरण किया गया, मैं संप्रभु राष्ट्र का राष्ट्रपति हूँ, अपहरण किया गया, तो ये अपहरण उन्होंने कहा है। अब समीर जी मान लीजिए कि वेनेजुला में एक मुकदमा कायम हो जाए कि ट्रंप साहब जो अपहरण करके ले गए हैं और वेनेजुला की आर्मी इसी तरीके से ट्रंप साहब को उठा के ले जाए, कहाँ जाएगी दुनिया? बिल्कुल। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है, मतलब कि बंदरों के हाथ में उस्तरा मिलना जो कहा जाता है समीर जी, वो कहावत इस समय ट्रंप साहब पे एकदम बिल्कुल फिट बैठ रही है कि बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया है। अब ये बंदर उस्तरा कहाँ कहाँ मारेगा ये देखना है समीर जी। बिल्कुल।
और इसको लेकर अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। पर उन तमाम जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे ध्यान कैसे भटकाया जाए, उसके लिए कहीं बुलडोजर चल रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है। यहाँ पर कहीं सोमनाथ के मंदिर की चर्चा हो रही है कि उसमें नेहरू जी ने क्या किया, फर्जी पत्रों और फर्जी जो तथ्य हैं उनके जरिए बीजेपी के कुछ नेता अब इसी अभियान में लगे हुए हैं। लेकिन जो जरूरी सवाल हैं आप उनके जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और इधर किस तरीके से दिल्ली के यहां जो तुर्कमान गेट में जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर भी मुस्लिम संगठनों में भी बड़ी नाराजगी है और कहा जा रहा है कि बिना कोई विधिक कार्रवाई के बगैर यहां किस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। और मुस्लिम धर्मगुरु हैं वहां पर खालिद रशीद फिरंगी मैली, उनको भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं। और इसके अलावा राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और कहा जा रहा है कि बिना आप एक कानूनी का जो तरीका होता है उसके बगैर आप किस तरीके से बुलडोजर चला देंगे, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। लेकिन वही बात कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन कि आप लोगों को विरोध करने के लिए और हिंसक विरोध करने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं। जिस तरह से वहां विरोध किया गया क्योंकि आधी रात को आप बुलडोजर चला रहे हैं लोगों के घरों पर, लोगों की दुकानों पर। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं खालिद रशीद फिरंगी मैली। दिल्ली में फैजल इलाही जो मस्जिद है उसके आसपास के एरिया में कल रात से जो कार्रवाई की जा रही है उस दौरान जो पथराव की बात कही जा रही है उसको किस तरीके से देखें, उसको लेकर के भी पुलिस लगातार कह रही है कि फोटो के जरिए जो सभी की पहचान जारी की जाएगी। ये अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक दिल्ली में फैजल इलाही मस्जिद के बाहर जो कार्रवाई हुई है और जो ये बताया जा रहा है कि उस सिलसिले में कोर्ट का ऑर्डर है, तो बेहतर तरीका यही था कि पहले जो भी कंसर्न्ड पार्टीज़ हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन को बैठा करके उनसे बातचीत करने के बाद जो भी कानूनी रास्ता है और जो भी कोर्ट का ऑर्डर है उसको पुरअमन तरीके से अमली जामा पहनाना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना करके जिस तरीके से डायरेक्ट बुलडोज़र एक्शन हुआ है उससे लोगों में कहीं ना कहीं हैजानी कैफियत पैदा हुई है। बहरहाल जो भी उसमें अगर किसी ने वायलेंस किया है तो उसके सभी लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन इस सिलसिले में इस बात को भी यकीनी बनाना ज़रूरी है कि किसी भी बेगुनाह के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए और वहाँ पर जो जितनी भी कंसर्न्ड पार्टीज़ हैं उनको बैठा करके इस मसले को पुरअमन तरीक़े से हल कर लिया जाए। और मेरी सबसे यही अपील है कि हर तरीक़े से अमन अमान कायम रखें और कानून को हरगिज़ कोई भी हाथ में न लें। तो ये खालिद रशीद फिरंगी महली हैं और धर्मगुरु हैं और जो तुर्कमान गेट पर वहाँ जो अब मस्जिद के आसपास जो कार्रवाई हुई है, बुलडोज़र चला है, उसके विरोध में बोल रहे हैं कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। खैर, और इधर जिस तरीके से अब वहाँ आईपैक के डायरेक्टर के यहाँ छापेमारी हुई है, प्रतीक जैन, वहाँ कोलकाता में ममता बनर्जी पहुँची है। ममता बनर्जी का आरोप है कि जो उनकी पार्टी के IT सेल है उसके डेटा वहाँ पर छापेमारी की गई है और तमाम डेटा ले गए हैं ED के लोग। क्या कह रही है ममता बनर्जी, उनका बयान भी आया है, सुन लेते हैं। बड़ा आरोप लगाया है लेकिन जहां छापेमारी हो रही है तुरंत वहां पहुंची हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा और हो कि कहीं छापेमारी हो रही हो और वहां राज्य की मुख्यमंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। हाँ, वहाँ पहुंची हैं और बाकायदा लाउड स्पीकर लगाकर ED को संबोधित कर रही हैं। और बहुत तीखे शब्द में कह रही हैं, हालांकि वो शायद बांग्ला में ही बोल रही होंगी, हम लोग सुनते हैं कि क्या बोल रही हैं, लेकिन जो उनका मर्म है, जो अनुवाद है उसका, वो हम लोग बताएंगे। जी बिल्कुल, सुनते हैं क्या कहा। वहां पर जहां छापेमारी हो रही है वहां पहुंची और लाउड स्पीकर से वो बोल रही हैं, यानी जो छापेमारी करने वाले अफसर हैं उनको क्या कुछ कह रही हैं। सुन लेते हैं ममता बनर्जी को। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people,
1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only. And because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया. Because I rang up Pratik. Because he is the in charge of my party. So my hard disk. See. Phone. ममता बनर्जी वहां पर बड़े आरोप लगा रही हैं ईडी के अधिकारियों पर, कह रही हैं क्या पार्टी की हार्ड डिस्क कैंडिडेट लिस्ट इकट्ठा करना ईडी अमित शाह का काम है? ये घटिया शरारती गृह मंत्री देश की रक्षा नहीं कर सकता और मेरे पार्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा रहा है। अगर मैं बीजेपी पार्टी ऑफिस पर रेड करूं तो क्या होगा? एक तरफ पश्चिम बंगाल में SIR कराकर सभी वोटर्स के नाम हटा रहे हैं, चुनाव की वजह से वे मेरी पार्टी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो बहुत गंभीर आरोप है अमलेंदु जी कि वहां जाकर आप पार्टी के दफ्तर में सारा डेटा इकट्ठा कर ले रहे हैं। गंभीर आरोप है और राज्य की भ्रष्टाचार निरोधी पुलिस जो है वो बीजेपी के दफ्तर पर रेड डाल सकती है। ममता बनर्जी कह रही है, तो अब अगर यही सब शुरू हो जाएगा तो कहां जाएगा देश? तो यही है। तो अब मुझे लगता है ममता बनर्जी शायद जलवा सकती हैं, आज ही जलवा सकती हैं बीजेपी के दफ्तर पर रेड। हो सकता है, कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो बात कह रही है वो करके दिखा भी सकती हैं। क्या वो बीजेपी के दफ्तर पर रेड डलवा दें, शुभेंदु अधिकारी के घर पर डलवा दें, दिलीप घोष के घर पर डलवा दें, इनके जो पर्यवेक्षक वहां जाते हैं जिन होटलों में रुकते हैं वहां डलवा दें। ये काम तो हो ही सकता है। तो ये चिल्लाएंगे फिर पूरे देश भर में, देखो 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 हम हमारे यहाँ जो रेड डाल दी, हमारे यहाँ रेड डाल दी। अरे काम क्यों ऐसे कर रहे हो? जब काम ऐसे करोगे तो दूसरा भी कर सकता है। जो काम तुम्हें करना था दूसरे को करना नहीं आता है क्या? हेमंत सोरेन समझ लिया है क्या ममता बनर्जी को? बड़ा संकट है। बिल्कुल वही वो कह रही है कि यहां पर अगर राज्य की पुलिस जाकर वहां पर बीजेपी के दफ्तर में इसी तरह से रेड डाले तो क्या होगा। यानी ये केंद्र और राज्यों के बीच जो एक संबंध है, जो एक मर्यादा है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, ये उसको तार तार किया जा रहा है, ये कहना है ममता बनर्जी का। लेकिन बड़े गंभीर आरोप है कि वहां पार्टी के दफ्तर से तमाम जो जरूरी डेटा है, गोपनीय डेटा उनकी पार्टी के हैं, उसको ईडी उठा रही है। उससे उसका क्या मतलब है बिना किसी नोटिस के? तो बहुत उन्होंने, एक बार फिर देखते हैं किस तरह से वहां पहुंचती हैं जहां रेड हो रही है और क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people. 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only. And because of election, they are collecting all my information of my party. तो ये उनकी पार्टी के तमाम दस्तावेजों को, तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है, जो कि आईपैक का जो संस्था है उसने ममता बनर्जी का पिछले बार चुनाव में कैंपेन अभियान किया था, उसी के जरिए उनका, और वहां पर बहुत सारी जानकारी है। लेकिन गंभीर आरोप है कि आप इस तरह से जो जांच एजेंसियां हैं उनको भेजकर किसी पार्टी के आप दस्तावेज थोड़ी इकट्ठा कर लेंगे। अगर कोई गलती है, कुछ वहां पर है, कोई उसके खिलाफ FIR हुई है, कोई जानकारी आपको मिली है, तो आप रेड करेंगे, किसी की गोपनीय जानकारी, डेटा और बाकी सारी चीजें वहां से उठा लाएंगे। ये तो फिर अराजकता वाली स्थिति है। और कह भी रही है ममता बनर्जी कि राज्य की सरकार अगर वहां पर पार्टी के नेताओं पर, पार्टी के दफ्तर पर इसी तरह से रेड डालेगी तो क्या होगा? फिर तो एकदम केंद्र और राज्य आमने सामने हो जाएंगे। बिल्कुल आमने सामने हो जाएंगे। और ये साफ तौर पर दिखाया जा सकता है कि किस तरीके से आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। ये समझा जा सकता है। हालांकि जो ईडी है इसको लेकर भी, और PML एक्ट जो इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल पहले भी उठते रहे हैं, और वो कानूनी दायरे में भी उस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वो सवालों से अलग बात जो है, जो एक नैतिकता की बात है, और जो ममता बनर्जी कह रही है वो काफ़ी विचारणीय प्रश्न है कि कल को अगर वहाँ की राज्य सरकार जो है
और उसकी अपराध निरोधक शाखा जो है पुलिस की या आर्थिक अपराध निरोधक शाखा जो है वो बीजेपी के दफ्तर पे इसी तरीके से छापेमारी करने लगे या बीजेपी के नेताओं के घरों पे इसी तरीके से छापेमारी करने लगे, तब अमित शाह जी क्या करेंगे? क्या कहेंगे अमित शाह जी? नड्डा साहब और नितिन नवीन साहब उसमें क्या कहेंगे? मोदी जी उसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल। तो ये साफ तौर पर मतलब ये आप एक संघर्ष को जो है नए तरीके से आप दावत दे रहे हैं। बिल्कुल एक संघर्ष को दावत दे रहे हैं और वही बात कह रही हैं ममता बनर्जी। तो बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने ईडी के अफसरों पर कि वो पार्टी का जो डेटा है, महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको वहां से ले रहे हैं, उठा रहे हैं। और ये सारा कुछ उन्होंने नाम लेकर कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर कर रहे हैं। तो बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। छापेमारी अभी चल रही है, आगे क्या अपडेट होता है बताएंगे। लेकिन ममता बनर्जी वहां पहुंचती हैं और बाकायदा वहां ये आरोप वो लाउड स्पीकर से बातचीत करके अधिकारियों को बता रही हैं और मीडिया से भी बात कर रही हैं। तो ये आरोप लगाया है उन्होंने कि किस तरह से ईडी आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी कर रही है और तृणमूल कांग्रेस से जुड़े तमाम जो दस्तावेज हैं उनको वहां से जब्त कर रही है, इकट्ठा कर रही है, ले रही है। तो कई सारे आरोप हैं। इन आरोपों के बीच किस तरह से अब मनरेगा को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार शुरू हुआ है, आज से 25 फरवरी तक चलेगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एसआईआर पर भी किस तरह से चुनाव आयोग घिरा हुआ है, सरकार पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन पूरी की पूरी प्रक्रिया कैसे संदिग्ध हो गई है, यह ड्राफ्ट सूची आने के बाद अब साफ तौर पर पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? लखनऊ में करीब 3 करोड़ लोगों के नाम कट गए हैं। सुन लेते हैं वहां पर क्या कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं रविदास मेहरोत्रा, वो कह रहे हैं कि उनके भाई का ही नाम कट गया। यहां कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं गुरदीप सप्पल, उन्होंने कहा कि उनके पूरे परिवार का नाम कट गया है। कई ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं जहां लोगों के नाम कटे हुए हैं। और तो और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी जबरदस्त बेचैनी है। और अमलेंदु जी, आज एक अंग्रेजी अखबार ने एक खबर छापी है कि बीजेपी का नेतृत्व, वहां पर राज्य नेतृत्व सभी अपने नेताओं को यह आदेश दे रहा है कि अपने बूथ पर कम से कम 200 लोगों के नाम वो जुड़वाएं। अब वो किस तरीके से अब इस टास्क को पूरा करेंगे, 200 नाम कहां से लाएंगे, कैसे ले आएंगे, लेकिन ये टास्क वहां दिया गया है। और चूंकि ज्यादातर मतदाता जो है वो शहरी इलाकों में कम हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बेचैनी है। पहले सुन लेते हैं रविदास मेहरोत्रा क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब से एसआईआर लागू हुई 2,79,00,000 लोगों का नाम उत्तर प्रदेश से वोटर लिस्ट से काट दिया गया। लखनऊ में 12,37,000 वोट काट दिए गए और मेरे मध्य विधानसभा क्षेत्र में 1,28,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। उत्तर विधानसभा में मेरे सगे छोटे भाई का घर है और उस घर में 5 लोग रहते हैं और उसमें 5 लोगों ने एसआईआर का फॉर्म भरा, लेकिन 3 लोगों का नाम आया। मेरे सगे छोटे भाई राजीव दास मेहरोत्रा और भतीजा आयुष मेहरोत्रा का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया, जबकि समय से दोनों फॉर्म जमा किए गए थे और उसको अपलोड भी कराया गया था, फिर भी वोटर लिस्ट में वो नाम नहीं आए। ये प्रमाण है कि बड़े पैमाने पर विपक्षी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब, असहाय, बेबस, मजदूर, अल्पसंख्यक, इन लोगों के नाम बड़े पैमाने पर काटने का काम सरकार ने किया है। चुनाव आयोग का काम है वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाना, लेकिन चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम कटवा रहा है और बिल्कुल उदासीन है। हम लोगों की कोई बात सुनी नहीं जा रही है। तो यहां कोई बात भी नहीं सुनी जा रही है। कैसे नाम कट रहे हैं, लोगों ने फॉर्म भी भरे हैं फिर भी नाम कट गए। उन्हीं के उसी जगह के वो स्थानीय विधायक कह रहे हैं उनके अपने भाई का नाम कट गया है। और इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है और कहा है कि ये नागरिकता छीनने का एक प्रयास है। और उन्होंने एक पोस्टर उस अपने ट्वीट में लगाया हुआ है कि कैसे इस मतदाता सूची के जरिए लोगों की नागरिकता छीनी जा रही है। और कहा भी है कि हम
मतदाता और हर एक पीडीए प्रहरी से एक बार फिर ये अपील करते हैं कि पीडीए समाज के वोटों को काटने की किसी भी साजिश को कामयाब ना होने दें। पीडीए प्रहरी के प्रयासों के बावजूद अभी भी पीडीए समाज के करोड़ों वोट काटे गए हैं। तो एक लंबा ट्वीट उन्होंने किया है और इसको लेकर लड़ाई लड़ने की बात कही है। लेकिन जो गुरदीप सप्पल है कांग्रेस पार्टी के नेता, एक बात और हाँ जी, उन्होंने कही है समीर जी इसी लंबे ट्वीट में, और कहा है कि जो भाजपा सरकार निर्विरोध चुनाव लड़वाने का खेल खेल सकती है, वो चुनाव में वोट डालने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि चुनाव जीत कर सरकार बनाना और फिर भ्रष्टाचार करना और जल जंगल जमीन पर कब्जा करना ही भाजपा और उनके संगी साथियों की गुप्त मंशा है। इसलिए इस पत्र को एक चेतावनी मानिए और इस महाभ्रष्ट भाजपा सरकार को हटाने के लिए वोट बनवाइए और अपनी नागरिकता बचाइए व चुनावों में भाजपा के खिलाफ वोट डालकर अपनी पीडीए सरकार बनाइए। ये जो बात है ये उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही है कि इसके जरिए जो है ये भ्रष्टाचार करके चुनाव बनाएंगे और फिर जल जंगल जमीन जो है उस पर कब्जा करना इनका लक्ष्य है। और ये देखा जा रहा है जहां जहां इनकी सरकारें बन रही हैं वहां देखिए अरावली को अभी मसला कितना ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में देखिए किस तरीके से, उड़ीसा में किस तरीके से जंगलों को पहाड़ों को तबाह किया जा रहा है, ये सब सामने आ रहा है। तो ये बिल्कुल जो है अखिलेश यादव ने जो असली बात है वो बता वही है और वो दिखाई पड़ रहा है। और एक चीज और भी उन्होंने लिखा है कि एसआईआर से नागरिकता खत्म करेगी भाजपा, चुनाव आयोग की भारी फजीहत, नोबेल विजेता से मांगा नागरिकता का सबूत। जो उनका नोबेल अमर्त्य सेन है उनसे मांगा गया है कि आप अपनी नागरिकता का सबूत दीजिए, तमाम और लोगों से सबूत मांगा गया है। तो ये बता रहा है कि एसआईआर किस तरीके से किया गया है, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है। और उसी को लेकर जो गुरदीप सप्पल हैं उन्होंने भी जो कुछ लिखा है कि ये कांग्रेस बीजेपी विपक्ष या मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये मामला फिलहाल 4 करोड़ 64 लाख वोटर्स का है जिन्होंने अपना घर शिफ्ट किया है। देश भर में ऐसे 7-8 करोड़ वोटर और होंगे जहां अभी एसआईआर होना है। चुनाव आयोग ने एसआईआर में प्रत्येक शिफ्टेड वोटर का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया है। एसआईआर में नए पते पर उनका फॉर्म जमा होने की कोई प्रक्रिया ही नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि वे अब नए वोटर के रूप में रजिस्टर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से उन पुराने वोटर लिस्ट का सब रिकॉर्ड समाप्त हो जाएगा। तमाम उन्होंने लंबा चौड़ा ये ट्वीट है। और इससे पहले जो ट्वीट किया था उन्होंने बताया था कि उनके पूरे परिवार का नाम, इसलिए कि वो गाजियाबाद से नोएडा शिफ्ट हो गए, शायद यही बात थी, उसमें उनके पूरे परिवार का नाम गायब कर दिया गया। हाँ, पूरे परिवार का उसमें नाम गायब कर दिया गया था। और फिर जो यूपी के सीईओ हैं उन्होंने जवाब भी दिया कि आपने खुद कहा है कि आपका परिवार शिफ्ट हो गया, इसलिए उसमें नाम कट गया, अब आप फॉर्म 6 भर सकते हैं। सवाल यही है कि भाई अगर कोई शिफ्ट हो गया तो आप क्या, जब फॉर्म 7 है तो आप फॉर्म 6 क्यों भर सकते हैं? क्यों? तो यही कह रहे हैं कि जो 3 करोड़ नाम जो बताए जा रहे हैं वो वही है जो शिफ्टेड बता दिए हैं, तो वो आपने नाम काट दिए सब। अब वो फिर से अपना फॉर्म भरे, फिर से अपनी नागरिकता साबित करें। भाई मकान बदलने से मेरी नागरिकता खत्म हो जाएगी क्या? तो ये, लेकिन सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको होता हुआ देख रहा है, जो संविधान का कसूर कह रहे हैं कि वो ये रविदास मेहरोत्रा की किसी की कोई बात ही नहीं सुनी जा रही है। अब देखते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, क्या कुछ सुनवाई होती है? सुप्रीम कोर्ट ही कौन सी सुन रहा है? बिल्कुल बात तो यही है ना कि सुप्रीम कोर्ट कौन सी सुन रहा है। आपको 6 महीने से ज्यादा को सुनवाई करते हुए सिवाय एक कि आधार कार्ड जोड़ दीजिए, और उस आधार कार्ड पे वोट नहीं बन रहा है। और चुनाव आयोग यहाँ पूरी प्रक्रिया लंबित है। चुनाव आयोग 12 राज्यों में करा चुका 12 राज्यों में करा चुका। हाँ, चुनाव भी हो गए और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कह रहा है कि आप इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना है ना। और अभी पिछली सुनवाई में भी कहा कि हाँ, हमको जो कहा ये अभिषेक मनु सिंघवी ने जो आपत्ति जताई थी कि आपको नियम बनाने का अधिकार नहीं है, फिर कहा है कि हाँ, हमको बनाने का सारा अधिकार है। हाँ, इसको बल्कि बहस की जा रही है, बताया जा रहा है कि हमको नियम बनाने का अधिकार है। जबकि फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 या फॉर्म 7 जो भी हैं वो सब संसद से पारित कानून से बने, कानून के तहत है। तो आपको बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपने बना लिए। तो ये देखने में आ रहा है। बिल्कुल, और इसको लेकर घिरा हुआ है चुनाव आयोग। लेकिन हाँ, बड़ा सवाल ये है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ही इसमें क्या कर रहा है। चुनाव आयोग को तो जो कुछ करना है, जिस मनमाने तरीके से करना है, वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है। जब बिहार में मान लीजिए चुनाव हो रहे थे, जहां जिन राज्यों में अभी चुनाव नहीं है वहां भी एसआईआर करा चुका है। अब ड्राफ्ट लिस्ट बनी है, कुछ आपत्तियां आएंगी, उनको जोड़ा जाएगा, उसके बाद उसकी सूची तैयार होगी। जो बाहर हो गए वो हो गए। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राजीव राय इस पूरी प्रक्रिया को लेकर। उत्तर प्रदेश में इस मामले में भी, उत्तर प्रदेश में चूंकि करीब 3 करोड़ लोग, 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं, तो वहां और ज्यादा इसको लेकर एक हलचल मची हुई है। तो राजीव राय को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। याद रखिए, अंत में हमेशा गरीब, शोषित, वंचित ही मारा जाता है। इसलिए पीडीए समाज के हर सदस्य से हमारी ये सीधी अपील है कि अपना वोट बनाएं, अपना भविष्य बचाएं।
बिल्कुल सही कहा है उन्होंने और सबूतों के साथ कहा है, क्योंकि जो मैं आप लोग याद होगा 15,000 वोटर लिस्ट एक विधानसभा का लोकसभा से लेकर संसद तक दिखाया था, उसमें वो पीडीए समाज के लोग थे, वो सारे पीडीए समाज के हैं। और जो चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग बहुत ज्यादा बोलता है, उनकी बोलती आज तक बंद है, आज तक जवाब नहीं आया। तो हम तो सबूतों के साथ बात किए हैं ना। ये सरकार ऐसी है कि जो गरीबों को चाहती है कि 5 किलो अनाज के बाद सब कुछ सोचना, अपने अधिकार के बारे में सोचना, भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दे। हम चाहते हैं कि समाज का आखिरी तबका भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे और अपने भविष्य का निर्माण करे। तो एसआईआर को लेकर यहाँ तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या होगा, क्यों चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, और बड़ी बात यह है कि फिर चुनाव आयोग को सुनाया कैसे जाए। ना तो संसद उसको सुना पा रही है और ना ही सुप्रीम कोर्ट सुना पा रहा है। तो क्या चुनाव आयोग को वास्तव में बिल्कुल मनमानापन करने का अधिकार दे दिया है गया है इस संविधान में? ये बड़ा सवाल। बिल्कुल समझिए, ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल पे सुनवाई भी हो रही है। इसी सवाल पे सुनवाई हो रही है और इस सवाल पे सुनवाई कहाँ पहुंची है, कहाँ पहुंचेगी, अभी समझ में नहीं आ रहा है। लगता है कि 10-20 साल तो उसमें निकल ही जाएंगे सुनवाई में, और तब तक 4-5 सरकारें बन चुकी होंगी जब तक इस पे फैसला आएगा। और फिर यही होगा कि भाई ठीक है, सरकारें बन गई, सरकारें काम कर चुकी, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता, अब आगे जो है वो देखा जाएगा। तो 20 साल के बाद कुछ उस पर आएगा, क्योंकि जो जिस तरीके से चल रहा है मुकदमा, अब वो बिहार चुनाव को लेकर था कि भाई तुरंत इस पर कुछ किया जाए, तो उसमें तुरंत कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ स्पष्ट, अभी तक कुछ नहीं है। तो अभी तक जो है मतलब केवल आपने सिर्फ एक दबाव, वो भी 4 बार में आपको ये आदेश स्पष्ट देना पड़ा कि आधार को आप जोड़िए। चौथी बार में जब स्पष्ट आदेश देना पड़ा कि भाई ये कहा सीजीआई ने कि भाई हमारे आदेश में कहाँ कोई दिक्कत आ रही है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है, चुनाव आयोग समझ क्यों नहीं रहा। तब आपको फिर स्पष्ट आदेश देना पड़ा कि इसको जोड़िए। जब आपने डंडा चलाया तब चुनाव आयोग ने जोड़ा। उसके बाद भी ज्ञानेश कुमार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि ये नागरिकता का नहीं है, ये पहचान पत्र नहीं है, ये पते का प्रमाण नहीं है। क्या है भाई? फिर आर्थिक अपराध कराने का जरिया है सिर्फ कि बैंक खातों को आधार से जोड़ दो और साइबर अपराधी जो आपका धन लेके उड़े आए, सिर्फ इसी के लिए बनाया था आधार क्या इस मोदी सरकार ने? तो ज्ञानेश कुमार जी ये भी बता दें फिर इसी के लिए है। जब यही आप बता रहे हैं कि आधार कार्ड इसलिए नहीं है, तो इसलिए वो बता दो फिर किस लिए है। तो ये समझिए चुनाव आयोग का जो रवैया है वो बहुत गैर जिम्मेदाराना, और गैर जिम्मेदाराना नहीं बल्कि बहुत आपत्तिजनक रवैया। और जिस तरीके से झारखंड में जाकर कहा कि साहब वो मैं एसआईआर पे ना दबूंगा, ना झुकूंगा और ना दबूंगा। अरे भाई तुम क्या हो यार, तुम क्या हो भाई? तुम्हें कोई क्यों दबाएगा? तुम्हारी हैसियत क्या है भाई जो कोई तुम्हें दबाएगा? अरे एक संवैधानिक संस्था के प्रमुख हो सिर्फ, और जो काम है संविधान के दायरे में रहकर करो, जो तुमको अधिकार प्राप्त है उनके तहत काम करो। तुम्हारा काम है स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना, वो करवाओ। कौन तुम पे दबाव डालेगा? अच्छा, एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण खबर और आ रही है अमलेंदु जी कि वहां ममता बनर्जी तो पहुंची हैं, वहां पर राज्य सरकार के अधिकारी आईपैक के दफ्तर से अपने जो दस्तावेज हैं उनको लेकर जा रहे हैं। तो अब देखिए क्या कुछ होता है। ममता बनर्जी जिस तरह से कह रही हैं, वहां पर प्रोटेस्ट कर रही हैं कि उनके पार्टी के जो तमाम डेटा हैं, दस्तावेज हैं, उनको जब्त करने आई है सीबीआई। तो ईडी, माफ कीजिएगा, ईडी की छापेमारी हो रही है आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के यहाँ। वहां से पार्टी जो तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे दस्तावेज हैं उनको अब ममता बनर्जी के अधिकारी वहां से ले आ रहे हैं। तो एक बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि टकराव वाली स्थिति वहां बन रही है। हाँ, बिल्कुल टकराव वाली स्थिति वहां बन रही है, टकराव वाली स्थिति और बनेगी। अब ये दिख रहा है आज, अब लगता है पूरा दिन इसी के नाम रहेगा। यानी कि ये मानना शुरू कर दिया जाए कि बीजेपी बंगाल में चुनाव जो है वो हार उसने स्वीकार करना शुरू कर दी है। क्योंकि ईडी भेजना आप शुरू करते हैं तो उसी मान लिया जाता है कि आप हार मानना स्वीकार कर चुके हैं। भाई जब ज्ञानेश कुमार जी की इतनी मदद के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ कमी है तो ईडी भेज दी गई है। बिल्कुल। और एक चीज और भी है अमलेंदु जी कि हमेशा ईडी की छापेमारी की टाइमिंग बड़ी सेट होती है। आज से कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा के खिलाफ एक बड़ा अभियान, देशव्यापी अभियान शुरू किया है। तो वहां पर ईडी की छापेमारी यानी मुद्दों से ध्यान भटकाना, लेकिन कांग्रेस पार्टी जगह जगह इस अभियान को बहुत बड़े पैमाने पर ले जा रही है। सुनते हैं पंजाब के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वारिंग क्या कह रहे हैं। और भी जगहों से वहां लगातार इस अभियान को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसकी खबरें आ रही हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि अचानक ईडी की जो छापेमारी आज कोलकाता में हो रही है आईपैक के डायरेक्टर के यहां, उसकी टाइमिंग यही सोचकर रखी गई है या बताई गई है या निर्देशित की गई है। सुन लेते हैं खैर कैप्टन अमरिंदर को, जो राजा वारिंग कांग्रेस पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष हैं। की तरफ से
इस प्रोग्राम की शुरुआत CWC में फैसला हुआ कि मनरेगा संग्राम के नाम से पूरे देश में हमने गरीबों के पास जाना है, क्योंकि मुकम्मल तौर पर जिस तरीके का ये बिल आया है, नया कानून आया है, ये बंद हो जाएगा मनरेगा। गरीबों की रोजी रोटी छिन जाएगी, गरीबों के पास कोई काम नहीं रहेगा। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी लेकर आए थे गरीबों के लिए मनरेगा, कि उनको रोजी रोटी ना उनकी छिन पाए, उनका चूल्हा चलता रहे। तो आज हमने यहाँ से शुरुआत करके गुरदासपुर जा रहे हैं, गुरदासपुर से फिर टांडा, टांडा से हमने जाना है बलाचौर, फिर बलाचौर से समराला, समराला से होते हुए ऐसे ही हम राजपुरा, संगरूर, पंजाब के कोने कोने में इस तरीके से हम कार्यक्रम, सभाएं संग्राम के नाम से करेंगे। लोगों को बताएंगे कि जो जास्ती बीजेपी ने आपके साथ और आम आदमी पार्टी ने की है, अभी स्पेशल सेशन बुलाया गया लेकिन किसी प्रकार का कोई बजट प्रोविजन नहीं रहा है। पहले ये डिमांड बेसिस काम हुआ करता था, हम डिमांड करते थे, काम मिलता था, चाहे 10,000 करोड़ की करें या 20,000। अब केंद्र तय करेगा कि कितने पैसे हम मनरेगा को देंगे, कितने का काम होगा। इरिगेशन के हमारे काम है, रोड बम्स के काम है, वो बंद कर दिए गए हैं। तो हमें लगता है कि ये जास्ती है। पहले 10% होता था, 90% केंद्र करता था, अब 90%, अब 60-40 हो गया है। तो इसलिए आज भूपेश बघेल जी हमारे जनरल सेक्रेटरी जो इंचार्ज हैं, साथ में हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, वो सब आए हुए हैं। तो यहाँ से हम एक शुरुआत करेंगे, तो फिर ऐसे होते संग्राम के माध्यम से। तो यहाँ पूरे पंजाब में बता रहे हैं कि पंजाब में जगह जगह वहाँ कोने कोने जाएंगे और इसी तरीके से देश भर में इस कार्यक्रम को ले जाया जा रहा है कि कैसे मनरेगा को ख़त्म किया। क्या जो वहाँ पर रोज़गार की गारंटी दी गई थी कांग्रेस के शासनकाल में 2005 में और 20 साल बाद बीजेपी की सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया। सबसे बड़ी बात यह कि उसमें से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया और राज्यों के ऊपर बड़ा बर्डन डाल दिया है। 40% की जिम्मेदारी राज्य की होगी, जबकि उसके पहले केवल 10% की हुआ करती थी, यानी लगभग पूरी योजना केंद्र सरकार संचालित करती थी। हाँ बिल्कुल, केंद्र सरकार उसे संचालित करती थी और वो राज्यों मतलब केंद्र सरकार से छीन के अब 40% जो है वो राज्य देगा और 60% केंद्र सरकार देगा। उसमें भी 2 महीने की छुट्टी रहेगी, उसमें 2 महीने में छुट्टी आपको कोई काम नहीं मिलेगा और उसके बाद जो है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कोई जरूरी नहीं, पैसा होगा तब मिलेगा, ये भी जोड़ दिया गया है। तो ये बहुत सारी एक तरीके मतलब सिर्फ महात्मा गांधी का नाम ही नहीं हटाया गया है, बल्कि पूरी की पूरी जो अधिकार था, यही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा भी था कि भाई सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाने की बात नहीं है, उन्होंने तो पूरा अधिकार ही छीन लिया। रोजगार का अधिकार था वो छीन लिया इन्होंने इसके जरिए। तो ये इस पर लेकर सख्त आपत्तियां हैं समीर। बिल्कुल, इसको लेकर सख्त आपत्तियां हैं और 25 फरवरी तक लगातार देश के कोने कोने में इसको लेकर एक बड़ा अभियान, लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना और लोगों की जानकारी लेना कि उससे उनका क्या नुकसान होगा, मनरेगा से उनको क्या फायदा हुआ था, इसके बारे में एक बड़ा अभियान आज से शुरू किया है। अब आज ही ईडी की छापेमारी हो रही है कोलकाता में। वहां पर जो आईपैक कंपनी है उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के यहाँ ये कंपनी चुनाव अभियान का काम किया था पिछले चुनाव में, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव हुए थे तृणमूल कांग्रेस का। ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंची है। एक चीज और है समीर जी कि ये ईडी साथ साथ पहुंची है जेपी नड्डा के। जेपी नड्डा भी कोलकाता पहुंचे आज 2 दिन की यात्रा पर और ईडी भी साथ साथ पहुंची, तो कि जेपी नड्डा साहब ही लेकर ईडी पहुंचे, अब ये सवाल भी उठ रहा है। अब ये देखते हैं कि इसमें तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की और क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से वहां पहुंची हैं, वहां जाकर वहां अपनी पार्टी से जुड़े हुए दस्तावेज को उठाकर उनके अधिकारी लेकर आए हैं और उन्होंने कहा भी है कि अगर इसी तरीके से कार्रवाई हुई, वहां पर राजनीतिक दलों के जो दस्तावेज हैं, डेटा है, आंकड़े हैं, उनको अगर जांच एजेंसियां छापेमारी करके ले जाएंगी तो फिर राज्य की पुलिस भी स्थानीय बीजेपी दफ्तर में छापेमारी कर सकती है। और टकराव भी वहां दिखाई पड़ रहा है, कैसे ईडी की छापेमारी हो रही है और वहीं राज्य सरकार के बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के वो वहां से पार्टी से जुड़े हुए दस्तावेज लेकर जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। लेकिन मनरेगा के खिलाफ एक बड़ा, जो मनरेगा को खत्म किया गया है उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान आज से कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है। रहेगी इन सब पर नजर, बने रहिए आप डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम